आज हम लोग चैप्टर 9 में तरलों के यांत्रिक गुण का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो तरल क्या होता है इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। द्रव और गैस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तरल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। श्यानता। तो हम जानते हैं कि जब एक ठोस वस्तु के ऊपर दूसरी कोई ठोस वस्तु फिसलती है तो उनके मध्य क्या होती है? आपेक्षिक गति होती है। तो उनके संपर्क तलों के मध्य घर्षण बल कार्य करता है, जो उनकी आपेक्षिक गति का क्या करती है? विरोध करती है। इसी प्रकार जब किसी द्रव या गैस की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उनके मध्य भी आंतरिक घर्षण बल कार्य करने लगता है, जो उन परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है। तो द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को कहा जाता है श्यान बल। श्यान बल परतों की स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। इसका मान भिन्न भिन्न द्रवों के लिए भिन्न भिन्न होता है और द्रवों के इस गुण को ही कहा जाता है श्यानता। तो श्यानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है और श्यानता के कारण ही कोई द्रव अपने प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। यदि एक ही धरातल पर विभिन्न श्यानता वाले द्रवों को बहने दिया जाए तो अधिक श्यानता वाले द्रव कम श्यानता वाले द्रव की तुलना में धीरे धीरे बहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है शहद, ग्लिसरीन आदि की तुलना में पतले द्रव जैसे पानी, दूध आदि की श्यानता कम होती है। श्यानता के और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे वायु में हम तेजी से चल सकते हैं किंतु पानी में नहीं, क्योंकि वायु की श्यानता पानी की तुलना में कम होती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है वायु की श्यानता के कारण ही बादल के कण धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, जिससे वे वायु में तैरते दिखाई देते हैं। तीसरा इसका कारण है यदि एक बीकर में शहद और दूसरे बीकर में पानी लेकर दोनों को हिलाकर छोड़ दे तो शहद अधिक श्यानता के कारण शीघ्र रुक जाता है, जबकि पानी कम श्यानता होने के कारण देरी से रुकता है। तो इस प्रकार से ये श्यानता के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। और उसी प्रकार से ठोसों की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति नहीं होती, मतलब ठोस में श्यानता नहीं होती और श्यानता के व्युत्क्रम को कहा जाता है तरलता। ठीक, अब हम लोग देखेंगे श्यानता का आणविक सिद्धांत। तो द्रव में श्यानता उनके अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। अब ससंजक बल क्या होता है? तो एक ही अणुओं के मध्य लगने वाले बल को कहा जाता है ससंजक बल। जब द्रवों की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो अणुओं के बीच की आपेक्षिक दूरी बढ़ती है और उनके बीच लगने वाले ससंजक बल इसका विरोध करते हैं। गैसों में श्यानता की व्याख्या ससंजक बलों के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि गैसों में अंतरा आणविक दूरी अत्यधिक होती है, तो ससंजक बल का मान 0 होता है। वास्तव में गैसों में श्यानता का कारण अणुओं का एक परत से दूसरी परत में विसरण होना होता है। अब जो श्यानता है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी तरल की श्यानता उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है और पतले द्रव की श्यानता कम होती है। उसके तरल के दाब पर निर्भर करती है। द्रव की श्यानता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि पानी की श्यानता कुछ 100 वायुमंडलीय दाब पर घटती है और कम दाब पर गैसों की श्यानता दाब के साथ बढ़ती है, किंतु अधिक दाब पर गैसों की श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती। इसी प्रकार से श्यानता तरल के ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर
द्रव के अणु और अधिक गतिशील हो जाते हैं, जिससे उनके अणुओं के बीच कार्य करने वाला ससंजक बल घट जाता है, तो उनकी श्यानता भी घट जाती है। और ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं के विसरण की दर बढ़ती है, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता भी बढ़ जाती है। अब उसके बाद है श्यानता के अनुप्रयोग। तो द्रवों और गैसों की श्यानता का उपयोग कई उपकरणों की गति को मंदित करने के लिए किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग है ट्रेनों को शंट करते समय शॉक को अवशोषित करने के लिए बफर के रूप में उच्च श्यानता वाले द्रवों का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे श्यानता गुणांक। तो मान लो कोई द्रव स्थिर क्षैतिज PQ पर बह रहा है। मान लेते हैं कोई द्रव है वो स्थिर क्षैतिज PQ पर क्या हो रहा है, बह रहा है। उसका प्रवाह कैसा है, धारा रेखीय है। और द्रवों को हम लोग कई परतों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। तो समस्त परतों का प्रवाह क्षैतिज पृष्ठ के क्या होगा, समांतर होगा। द्रवों की जो परत इस पृष्ठ के संपर्क में है वे लगभग क्या होगी, स्थिर होगी, किंतु नीचे से ऊपर जाने पर द्रव की विभिन्न परतों का वेग क्रमशः क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तथा सबसे ऊपर की परत का वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। जैसे मान लेते हैं नदी में कोई धारा रेखी पानी बह रही है। अब पानी नीचे का शांत रहता है, ऊपर से देखने पर उसका प्रवाह हमको इस प्रकार दिखता है, मतलब ऊपर में उसकी गति क्या होती है, अधिक होती है। अब ये हमारा स्थिर क्षैतिज से मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर दो परत ले लेते हैं। ये जो क्षैतिज है वहाँ पर से दो परत ले लेते हैं। पहली परत लेते हैं A और दूसरी परत लेते हैं B। और मान लेते हैं क्षैतिज पृष्ठ से इस परत की जो बीच की दूरी है वो है x, और क्षैतिज से इस परत की जो बीच की दूरी है उसको मान लेते हैं x प्लस dx, और इतनी की बीच की दूरी को मान लेते हैं dx। तब दोनों की बीच की दूरी x और dx के योगफल के बराबर होगी। और मान लेते हैं इन परतों का जो वेग है वो क्या बोलते हैं, इसके लिए जो वेग है वो v है, और इसके लिए जो वेग होगा वो क्या होगा, v प्लस dv, क्योंकि इतना का वेग मान लेते हैं क्या है, dv, तो दोनों का वेग इसके बराबर होगा। तो इन परतों के बीच प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत प्रति एकांक दूरी पर वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर से हम लोग को किसका डेफिनेशन निकल रहा है, वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। वेग प्रवणता का डेफिनेशन क्या बोली, इन परतों के बीच प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत प्रति एकांक दूरी पर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन के को हम लोग क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ पर से वेग प्रवणता का मात्रक निकालेंगे। तो वेग प्रवणता का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। क्या होता है, वेग प्रवणता का मात्रक सेकेंड इनवर्स, और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L0 t की पावर -1। ठीक, अब इसका मात्रक सेकेंड कैसे निकला है, जैसे हमारा वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और ये क्या है हमारा x दूरी, तो दूरी और दूरी कट जाएगा, समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए इसका मात्रक निकला है सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे तेज गति वाले परत, जैसे B क्या है, तेज गति वाले परत B धीमी गति वाला जो परत A को त्वरित करने का प्रयास करता है, जबकि धीमी गति वाली जो परत A है तेज गति वाली परत B को मंदित करने का प्रयास करता है।
मंदित मतलब तेजी से चलाने का प्रयास करता है। अतः दोनों परतों के बीच स्पर्श रेखी दिशा में पीछे की ओर श्यान बल कार्य करता है, जो दोनों परतों के बीच आपेक्षिक गति को नष्ट कर देता है। पीछे की ओर कार्य करने वाले इस श्यान बल के प्रभाव को नष्ट कर विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति को बनाए रखने के लिए द्रव पर बाह्य बल लगाना आवश्यक होता है। तो न्यूटन के अनुसार किसी बहते द्रव की दो परतों के बीच स्पर्श रेखी दिशा में लगने वाला श्यान बल यदि क्या हो, F हो, तो परतों के संपर्क तल ए के ये अनुक्रमानुपाती होती है और परतों के बीच वेग प्रवणता के भी ये अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अब दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती A इंटू dV/dx। अब उसके बाद अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं नीटा, माइनस लगाए हैं A dV/dx। तो ये क्या है, जो नीटा है ये एक अनुपातिक नियतांक है, इसे ही हम लोग कहते हैं श्यानता गुणांक। इसका मान द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है और ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि श्यान बल द्रव की गति में विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक, यदि हम लोग मान लेते हैं A = 1 है और dV/dx का मान भी 1 है, तो उस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होगा, F = -नीटा। तो किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली उन दो समांतर परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के बराबर होता है जिनके बीच एकांक वेग प्रवणता हो। ठीक, तो यहाँ पर से हम लोग चाहें तो हम श्यानता गुणांक का मात्रक भी निकाल सकते हैं। इस वाले समीकरण में कैसे हो जाएगा, ये माइनस को हटा देंगे, मात्रक निकालेंगे तो नीटा = क्या हो जाएगा, F/A इंटू dV/dx। तो F का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक इंटू dV/dx का मात्रक, इतना आएगा। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक निकाले थे dV/dx का, तो इसका क्या आया था हमारे पास, सेकेंड का इन्वर्स, इतना आया था। तो ये किसके बराबर होगा हमारा, ये सेकेंड इन्वर्स है तो ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये किसका है, श्यानता गुणांक का मात्रक है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसी द्रव का श्यानता गुणांक 1 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर कहलाता है यदि 1 मीटर दूर स्थित दो परतों के बीच 1 मीटर सेकेंड का आपेक्षिक वेग बनाए रखने के लिए 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का स्पर्श रेखी बल आवश्यक हो। उसी प्रकार से इसका हम लोग विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को श्यान बल और घर्षण बल ये दोनों में अंतर याद होना चाहिए। तो श्यान बल क्या है, यह तरल के दो परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, और घर्षण बल क्या है, यह ठोस वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। और श्यान बल आणविक आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है और घर्षण बल भी आणविक आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। और श्यान बल परतों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है और घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, और यह एक ही द्रव के दो परतों के बीच लगता है। ये दो ठोसों के संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। ये श्यान बल वेग प्रवणता पर निर्भर करता है और यह ठोसों के आपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग को श्यान बल और घर्षण बल में अंतर याद होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे स्टोक का नियम।
जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु किसी तरल में नियत वेग से गिरती है, मान लेते हैं कि यहाँ पर तरल है, ठीक, तरल ठोस और द्रव और गैस को मिलाकर बनी है। अब इस तरल में कोई छोटी गोलाकार वस्तु इस प्रकार गिरी हुई है। तो जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु किसी तरल में नियत वेग से गति करती है तो तरल की वह परत जो वस्तु के संपर्क में होती है वस्तु से चिपक कर उसी वेग से गति करती है। इस परत की निकटवर्ती परत इससे कम वेग और उससे आगे वाली परत क्या होती है, कम वेग से गति करती है। तो यह क्रम लगातार जारी रहता है और दूरवर्ती परत का वेग लगभग क्या होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार तरल में वायु की गति के कारण उसकी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न होती है और तरल के अंदर विपरीत दिशा में श्यान बल कार्य करता है जो उसकी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है। तो अंग्रेज वैज्ञानिक सर जॉर्ज जी स्टोक ने इस बल से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग स्टोक का नियम कहते हैं। ठीक, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये तरल है, तरल में कोई गोलाकार वस्तु गिरी हुई है। अब गोलाकार वस्तु गिरी है तो मान लेते हैं इसका वेग क्या है, v है, और यहाँ पर जो बल लग रहा है वो क्या है, F है। तो स्टोक के नियम के अनुसार क्या होती है, जब r त्रिज्या वाली, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, r है, जब r त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार वस्तु ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग v से गति करती है तो उस पर गति के विपरीत दिशा में एक बल F कार्य करता है जिसका परिमाण निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, इसे ही हम लोग कहते हैं स्टोक का नियम। अब स्टोक के नियम से स्पष्ट है कि वस्तु पर कार्य करने वाला जो बल F है वो किस पर निर्भर करता है, तरल के श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है और वस्तु की त्रिज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है और वस्तु के वेग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो स्टोक के नियम के लिए शर्तें हैं, तरल या द्रव समांगी या श्यान हो, गोलाकार वस्तु का आकार अत्यंत सूक्ष्म हो, वस्तु दृढ़ तथा उसका पृष्ठ चिकना हो और वस्तु का वेग तरल के क्रांतिक वेग से कम हो और तरल का विस्तार अनंत हो। तो हम लोग विमी विधि से क्या करेंगे, स्टोक के नियम का निगमन करेंगे। तो इसके लिए श्यान बल F मान लेते हैं और जो हमारा श्यानता गुणांक है उसको नीटा मान लेते हैं, वस्तु की त्रिज्या r और वस्तु का वेग v मान लेते हैं। तो ये किस पर निर्भर करती है, नीटा पर, त्रिज्या पर, वेग पर। तो इसका घात a, इसका घात b और इसका घात मान लेते हैं c और तीनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो नीटा की घात a, r की घात b, v की घात c और अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो लगाते हैं कांस्टेंट k, नीटा की घात a, r की घात b, v की घात c। ठीक, k एक अनुपातिक नियतांक है, a b c क्या है, शुद्ध संख्याओं पर शुद्ध संख्याएं हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग विमी समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो बल का हमारा विमी समीकरण क्या होता है, बल का विमी समीकरण होता है m l t माइनस 2 इक्वल टू, कांस्टेंट को भी हटा देंगे, नीटा श्यानता गुणांक का विमी सूत्र होता है m l माइनस 1 t की पावर माइनस 1। त्रिज्या के लिए हम लोग लेते हैं l और वेग का विमी सूत्र क्या होता है l t माइनस 1। अब इसमें घात है उसको लगा देंगे, इसकी घात a है, इसकी घात b है, इसकी घात c है। हम लोग क्या कर रहे हैं, विमी समीकरण से स्टोक के नियम का प्रतिपादन कर रहे हैं विमी विधि से। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको दोनों पक्ष को कैसे लिख सकते हैं, m l t माइनस 2 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर क्या हो जाएगी माइनस a प्लस b प्लस c, t की पावर माइनस a
माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों के घातों की तुलना करेंगे, तो दोनों पक्षों की घातों की तुलना करेंगे तो a इक्वल टू क्या है 1, उसके बाद माइनस a प्लस b प्लस c, l के घातों की तुलना करेंगे तो क्या है 1, उसके बाद माइनस a माइनस c इक्वल टू क्या है -2। अब यहाँ पर से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे, तो ए का मान तो 1 निकल गया है। ए के जगह अगर हम लोग इस वाले समीकरण में 1 रखेंगे तो हमको सी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, सी इक्वल टू भी 1 प्राप्त होगा, ए इक्वल टू भी 1 प्राप्त हुआ। ए और सी का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमको बी इक्वल टू भी क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। अब इस समीकरण का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो f इक्वल टू के एन की पावर 1, नीटा की पावर 1, आर की पावर 1, वी की पावर 1 इतना प्राप्त होगा, ठीक है। या फिर नियतांक के का मान विमी विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता और प्रयोगों द्वारा हम लोग छोटे गोले के लिए 6 पाई का यूज करते हैं, तो इसको हम लोग f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 पाई नीटा आर वी। तो ये क्या है हमारा स्टोक का नियम। तो इस प्रकार से स्टोक का नियम क्या है और विमी विधि से स्टोक के नियम का निगमन, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सीमांत वेग। तो जब कोई वस्तु किसी शांत तरल में गिरती है, फिर यहाँ पर तरल बना दिए, मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर गिरी है, तो तरल की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वस्तु की गति के विपरीत दिशा में एक श्यान बल कार्य करने लगता है, जो वस्तु को मंदित करने का प्रयास करता है। तो इस समय तरल का उत्प्लावन बल भी ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। तो जो जो वस्तु नीचे की ओर गिरती है उसका वेग बढ़ते जाता है, वेग बढ़ने के साथ श्यान बल का मान भी बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जबकि वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाला नेट बल शून्य होता है, अतः वस्तु एक नियत वेग से तरल में गिरना प्रारंभ कर देती है और इस नियत वेग को ही हम लोग सीमांत वेग कहते हैं। तो सीमांत वेग का डेफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को कहा जाता है सीमांत वेग, इसे अंत्य वेग भी कहते हैं। अब सीमांत वेग के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे। इसके लिए मान लेते हैं कोई सूक्ष्म गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या r है, जिसके पदार्थ का घनत्व d है, नीटा श्यानता गुणांक वाले तरल में जिसका घनत्व सिग्मा है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है, तो तब इस वस्तु पर 3 बल कार्य करते हैं। सबसे पहले वस्तु का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, जो बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग फार्मूला निकालें तो इसका फार्मूला निकलता है आयतन गुणा घनत्व गुणा g, या फिर ये बराबर होता है 4/3 पाई r³ dg के। दूसरा, इस वस्तु पर बल कार्य करता है श्यान बल। श्यान बल तो श्यान तरल का उत्प्लावन बल u ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तरल के भार के बराबर मतलब 4/3 पाई r³, तरल का भार, तरल का हमारा घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा इंटू g के बराबर। दूसरा, इस पर श्यान बल F ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू 6 पाई नीटा
आर वी। तो जहाँ वी वस्तु का वेग है और जब वस्तु सीमांत वेग से गति करती है तो उसका नेट बल शून्य के बराबर होती है। उस स्थिति में जो वस्तु का भार है वो बराबर होता है श्यान बल और उत्प्लावन बल के। तो हमारा वस्तु का भार का मान है 4/3 पाई आर क्यूब डी जी इक्वल टू श्यान बल का मान है 6 पाई नीटा आर वी प्लस उत्प्लावन बल का मान है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है v इक्वल टू 2/9 आर स्क्वेयर डी माइनस सिग्मा जी अपॉन नीटा। तो ये है सीमांत वेग के लिए व्यंजक। और हमारा सीमांत वेग का उदाहरण है बादल का बनना, पैराशूट की सहायता से सैनिक का नीचे गिरना, ये सब सीमांत वेग का उदाहरण है। तो इस प्रकार से सीमांत वेग किसे कहते हैं और सीमांत वेग के लिए व्यंजक आप लोग को पता होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रवाह। तो यहाँ पर हम लोग 3 प्रकार का प्रवाह देखेंगे। सबसे पहला धारा रेखी प्रवाह, दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह और तीसरा देखेंगे स्तरीय प्रवाह। तो पहला धारा रेखी प्रवाह किसे कहेंगे? तो जब कोई तरल पदार्थ इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक तरल कण उस मार्ग का अनुसरण करे जिसका अनुसरण उस बिंदु से गुजरने वाले पूर्ववर्ती कणों ने किया था, तो तरल के इस प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और धारा रेखी प्रवाह को अपरिवर्ती प्रवाह भी कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि नाली में अगर कोई पानी बह रहा है तो उस प्रकार के प्रवाह को कहा जाता है धारा रेखी प्रवाह। अब उसके बाद है विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहेंगे? तो जब तरल का वेग किसी निश्चित वेग, किसी क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो उसका पथ टेढ़ा मेढ़ा एवं अनियमित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल कण उस पथ का अनुसरण नहीं कर पाते जिसका अनुसरण पूर्ववर्ती कणों ने किया था। तो तरल के इस प्रकार के प्रवाह को कहा जाता है विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक, जैसे तालाब में जो क्या बोलते हैं प्रवाह है वो उस प्रवाह को कहेंगे हम लोग विक्षुब्ध प्रवाह। उसी प्रकार से धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में आप लोग को डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब है स्तरीय प्रवाह क्या होगा? तो जब किसी श्यान द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसके प्रवाह को हम लोग स्तरीय प्रवाह कहते हैं। जैसे कोई श्यान द्रव किसी नली में से होकर क्रांति वेग से कम वेग से प्रवाहित हो तो उसकी विभिन्न परतों का वेग श्यानता के कारण भिन्न भिन्न होता है। द्रव की जो परत नली के संपर्क में होती है उसका वेग शून्य होता है। तो नली की दीवार से उनके अक्ष की ओर बढ़ने पर द्रव का वेग क्रमशः बढ़ता जाता है। अक्ष पर द्रव परत या वेग अधिकतम होता है। अतः ऐसा माना जाता है कि श्यान द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे पर फिसलते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार के प्रवाह को कहा जाता है स्तरीय प्रवाह या फिर पटलित प्रवाह। ठीक, तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए।